हेलो स्टूडेंट्स, रिटेल मैनेजमेंट के अंदर आज हमें 7th चैप्टर शुरू करना है जो कि है स्टोर डिज़ाइन। देखो, इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बताता है कि सबसे पहली चीज़ जो हम किसी स्टोर में जाते हैं और हमें अट्रैक्ट करती है एज कस्टमर, वो होता है स्टोर का डिज़ाइन। जो उस स्टोर को दूसरे स्टोर से अलग करता है वो है स्टोर का डिज़ाइन। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर बात करें आजकल जिस तरीके की शॉपिंग होती है उसकी, तो कस्टमर जो है वो सिर्फ एक चीज़ खरीदने के लिए ही मार्केट नहीं जाता। कस्टमर के लिए शॉपिंग जो है वो एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो जब सब कुछ एक तरीके से होगा तो कस्टमर वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके आपके स्टोर से जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि रिटेलर को ज़रूरत है इस चीज़ को ध्यान रखने की कि रिटेल स्टोर का जो डिज़ाइन है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए और जो है स्टिमुलेट करे कस्टमर को बार बार आने के लिए और आपके ही स्टोर से परचेज़ करने के लिए। ऐसा स्टोर का डिज़ाइन आपको बनाना है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन। तो क्या है कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो स्टोर डिज़ाइन है ना वही डालता है कस्टमर के ऊपर जब वो स्टोर में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्टोर डिज़ाइन पर ध्यान दिया जाए। अब जो है रिटेल स्टोर के अगर डिज़ाइन की बात करें तो उसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि कंसीडर करने चाहिए आपको। उनके बारे में हम लेटर स्टेज पर चैप्टर की पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टोर डिज़ाइन। क्यों स्टोर को डिज़ाइन किया जाए, क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला है कंसिस्टेंट विद रिटेलर्स इमेज एंड स्ट्रेटजी। पहला डिज़ाइन करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की एक इमेज है उसको दिखाए डिज़ाइन जो है स्टोर का, ये ज़रूरत है हमें। इसलिए जो है ज़रूरी है कि स्टोर को डिज़ाइन किया जाए अच्छे से और इस ओर ध्यान दिया जाए। क्योंकि जैसे मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रिटेल स्टोर चला रहे हैं जिसमें कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और वो उलट पुलट ही रखे हुए हैं, तो मतलब आप एक तो हाई लेवल के तो प्रोडक्ट्स बेच रहे हो बट वो स्टोर में ठीक तरीके से रखे हुए ही नहीं हैं, तो इससे आपकी इमेज जो है वो ख़राब होती है। तो स्टोर की इमेज के साथ जुड़ी हुई है ये चीज़, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो है इन दोनों में पैरेलल चले ये कि इमेज जो स्टोर की है वो और जो स्टोर का डिज़ाइन है वैसा ही हो, ताकि जो आप चाह रहे हो वो कम्युनिकेट जो है कर दिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव। रिटेल स्टोर का डिज़ाइन जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि जो है वो सही सर्विस भी दे और अफोर्डेबल भी हो रिटेलर के लिए, ये ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन कस्टमर्स। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन के अंदर भी पढ़ा कि स्टोर का डिज़ाइन क्या है कि हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाते हैं ताकि उनके माइंड में हमारी एक पॉजिटिव इमेज रहे, एक टेम्पटिंग लगे स्टोर में आना उन्हें, ताकि वो एक अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर जाएं। ठीक है, ये है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है फ्लेक्सिबिलिटी। स्टोर का डिज़ाइन जब आप बना रहे हो तो आप ये चीज़ ध्यान रखो हमेशा कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब अगर लेटर स्टेज पर आपको डिज़ाइन में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़े, क्योंकि सर्कमस्टांसेस कभी भी एक जैसी नहीं रहती, तो आपका बहुत ज़्यादा खर्च उस वक्त ना आए, इस तरीके का स्टोर डिज़ाइन आपको बनाना चाहिए। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन। एक जो स्टोर का डिज़ाइन है, स्टोर अपने आप में ही एक साइलेंट कम्युनिकेटर होता है, तो आपको इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि साइलेंट सेल्समैन का काम करे स्टोर, कि स्टोर को देखते ही कस्टमर का उसके अंदर आने का दिल करे और परचेज़ करने का दिल करे। चीज़ें इस तरीके से रखी हूँ, आपने इस तरीके से डिज़ाइन किया हूँ। ठीक है, 6th पॉइंट यहाँ पर आता है सूटेबिलिटी। जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके साथ सूटेबल होना चाहिए स्टोर का डिज़ाइन। ठीक है, जिस तरह के कस्टमर्स को आप डील कर रहे हो उन कस्टमर्स के लिए सूटेबल होना चाहिए स्टोर का डिज़ाइन। ठीक है, तो सूटेबिलिटी को देखना है। इसके बाद आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्टोर डिज़ाइन। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि स्टोर के डिज़ाइन को के ऊपर फ़र्क पड़ता है जिनका, क्या है। पहला
फ्लोर स्पेस अवेलेबल, कि आपको स्टोर का डिज़ाइन करने से पहले तो ये देखना होगा ना कि स्पेस कितना अवेलेबल है आपके लिए। आप सोचो कि मैं तो इतना खुला खुला और इस तरीके से रखूँगा और स्पेस अवेलेबल होगा नहीं अगर, तो कैसे आप फिर वो प्लान कर पाओगे, तो वो नहीं है, नहीं कर सकते आप। तो इसलिए ज़रूरत है कि फ्लोर स्पेस की अवेलेबिलिटी देख लो पहले कितना है। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा स्पेस हो उतना ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बन सकता है। इसके बाद आता है टाइप ऑफ मर्चेंडाइज ऑफर, किस तरह का प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हो वो स्टोर के डिज़ाइन के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। आप जो है कोई जो है छोटा मोटा प्रोडक्ट बेच रहे हो या फिर जो है आप बड़ा बल्कि प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपका स्टोर डिज़ाइन कैसा हो। आप देखो छोटी जो चीज़ें अगर आप बेच रहे हो तो वो कम स्पेस में अगर डिज़ाइन किया जाए स्टोर तो भी वो ठीक तरीके से आप रख सकते हो। और बहुत ज़्यादा चीज़ें मान लो स्टोर में नहीं है, मान लो कि आप कॉस्मेटिक्स बेच रहे हो तो सिर्फ कॉस्मेटिक्स की ही अगर शॉप है तो वहाँ पर आप देखो खुद की बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर मान लो आप फर्नीचर बेच रहे हो तो आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी ना। इसी तरीके से आप मान लो कि ऐसा स्टोर है जिसमें कॉस्मेटिक्स भी बेच रहे हो, फर्नीचर भी बेच रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस भी बेच रहे हो, तो और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी। तो आप बेच क्या रहे हो वो अफेक्ट कर रहा है। इसके बाद आता है नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स। नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स कितने हैं वो स्टोर डिज़ाइन को अफेक्ट करते हैं, कि जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट होंगे उतना ही कॉम्प्लिकेटेड आपको उसको मैनेज करना होगा, तो उसी हिसाब से आप डिज़ाइन भी करो स्टोर को, ठीक है। इसके बाद आता है वॉल्यूम एंड वैरायटी रेशो, कि एक बहुत इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है ये स्टोर डिज़ाइन को सिलेक्ट करने के लिए, कि कितनी वॉल्यूम में आप मर्चेंडाइज रख रहे हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स रख रहे हैं, और प्रोडक्ट लाइन के अंदर आप कितने प्रोडक्ट्स रख रहे हैं, यानी वैरायटी कितनी है, ये अफेक्ट करेगा प्लानिंग करते हुए। यह इसके बाद है मूवमेंट रिक्वायर्ड, कि आपको स्टोर के अंदर कितना मूव करना पड़ता है चीज़ों को इधर उधर, और जो पर्सन है उसके लिए मतलब इधर से उधर जाने की एक जो है जो डिपार्टमेंट है उससे दूसरे डिपार्टमेंट में जाने में मतलब उसको मुश्किल ना आए, कुछ इस तरीके से हमें जो है मूवमेंट देखनी है कि कितनी रिक्वायर्ड है। उसी के हिसाब से ही हम, अगर फर्नीचर बेच रहे हो बेटे और देखो स्टोर में अलग अलग जगह पर आपने रखी हुई ये सारी चीज़ें, और फर्नीचर वाला जो है लास्ट में है, तो वो निकाल के बाहर तक लेकर आया जा सके, इस तरीके से तो स्पेस को मैनेज करना पड़ेगा ना मूवमेंट को। इसलिए मूवमेंट रिक्वायर्ड क्या है वो देखना है, वो इफेक्ट डालता है। इसके बाद है टारगेट कस्टमर्स तो इन्फ्लुएंस करेंगे ही ऑब्वियसली, क्योंकि सब कुछ तो रिटेलर कस्टमर के लिए ही कर रहा है, तो इसलिए ज़रूरी है कि अट्रैक्शन हो कस्टमर का, ऐसा स्टोर डिज़ाइन बनाया जाए। इसके बाद आता है स्टॉक लेवल्स आपको हर टाइम पर कुछ स्टॉक लेवल्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं रिटेलर को। तो स्टोर डिज़ाइन करते हुए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब वो स्टॉक लेवल्स आप रखते हो ना, उनको मैनेज भी करना पड़ेगा आपको, तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्टॉक लेवल्स को कंसीडर करो जब स्टोर डिज़ाइन कर रहे हो। ये बातें हैं। इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि हमें एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि फ्लेक्सिबिलिटी की हमने बात की थी, सबसे देखो ऊपर पॉइंट लिखा हुआ है ना यहाँ कि ऑब्जेक्टिव है कि फ्लेक्सिबिलिटी रखो आप थोड़ी सी। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी तो है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार चेंज करते रहें, और बार बार चेंज करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी आपकी अगर आप बार बार चेंज करते हो। इसलिए क्या है कि एक टाइप का ऐसा डिसीजन है जो कि बार बार रिवर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए ज़रूरी है कि एक बार में ही अच्छा डिज़ाइन कर लो आप, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ स्टोर डिज़ाइन। दो टाइप के कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर, स्टोर एक्सटीरियर्स जिसको आप डिज़ाइन करोगे, दूसरा है स्टोर इंटीरियर्स, ठीक है। पहला जो है स्टोर एक्सटीरियर्स का क्या मतलब है कि लुक कैसी है स्टोर की। पहली चीज़ जो कस्टमर जिसकी तरफ अट्रैक्ट होगा वो
स्टोर की लुक से होगा। तो वो है, उसी से वो परसेप्शन बना लेगा और फिर स्टोर के अंदर जाएगा। एक वो इम्प्रेशन जो है ना पहला देखते ही उसके ऊपर पड़ जाता है स्टोर की लुक का, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है एक्सटीरियर के ऊपर। तो यहाँ पहली चीज़ क्या आती है, स्टोर एक्सटीरियर की हम जब बात करते हैं, इन सब चीज़ों से मिलकर बना है स्टोर एक्सटीरियर। तो पहली चीज़ है यहाँ पर लोकेशन। लोकेशन का मतलब ये है कि कहाँ पर, किस एरिया में लोकेटेड है आपका स्टोर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि मार्केट प्लेस जो होगा उसी के हिसाब से ही मैच करता हुआ, स्टोर लोकेशन के हिसाब से मैच करता हुआ आपका स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर बताता है कुछ शॉप्स तो हमारी बिल्कुल सेंट्रल मार्केट में होते हैं, जैसे कुछ रिटेल स्टोर हमारे जैसे बड़े बड़े होटल्स के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल बता रहा है कि हवेली हेरिटेज जो पंजाबी रेस्टोरेंट्स की चेन है, वो सभी आप देखोगे, किसी भी हवेली रेस्टोरेंट में जाते हो ना आप, तो वहाँ देखोगे कि रूरल थीम होता है वहाँ पर। तो वो उनकी अपनी एक अलग फीचर है। तो वो उनकी जो रेस्टोरेंट की इमेज है उसको दिखा रही है वो चीज़, ठीक है। तो मैच करता हुआ लोकेशन के साथ आपका भी स्टोर का डिज़ाइन होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है बिल्डिंग एंड प्रेमिसेस। साइट लोकेशन के बाद जो बिल्डिंग है वो अट्रैक्ट करती है कि पहले तो देखो किस एरिया में है, वो हो गया फर्स्ट जो है लोकेशन। अब जो है बिल्डिंग कैसी है आपकी, कस्टमर जो है अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादातर बड़े बड़े जो मॉल्स वगैरह होते हैं, जो बिग साइज़ बेसिकली बिल्डिंग्स होती हैं उनकी तरफ, जो मल्टीपल ब्रांड्स बेच रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सभी तरह के रिटेल बिजनेसेस के लिए ये ठीक नहीं है आपके कि बड़े ही मतलब बिल्डिंग के अंदर हो, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये है तो आप देख लो कि किस तरह का प्रोडक्ट बेचना है, उसके हिसाब से ही आप बिल्डिंग का सिलेक्शन कर लो, ठीक है। इसके बाद आता है पार्किंग। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास, और जो है टाइम जो है वो लग्जरी बन चुका है आज के टाइम पर। तो अब यहाँ पर क्या है कि लोग व्हीकल लेकर, अपना खुद का व्हीकल लेकर ज़्यादातर शॉपिंग करने जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि वो शॉपिंग कर रहे हैं उस टाइम उनको जो है अपने व्हीकल की टेंशन हो रही है कि भाई वहाँ खड़ा किया था, पता नहीं जो है कहीं चोरी ना हो जाए या फिर कुछ भी। तो पार्किंग जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आप यहाँ पर इस तरह की जगह पर प्रेफर कीजिए जहाँ पर व्हीकल्स पार्क करने की, सेफली पार्क करने की, उनको दिमाग में कोई टेंशन ना रहे, इस तरह की जगह हो, ठीक है। तो पार्किंग स्पेस आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसके बाद आता है मार्की एंड फ्रंटेज। देखिए क्या है, स्टोर मार्की का मतलब ये है स्टोर रूफ से जो एक प्रोजेक्शन आती है, ठीक है। जैसे कि क्या लिखा होता है स्टोर की रूफ के ऊपर, जब हम बाहर से देखते हैं तो स्टोर का नाम लिखा होता है, तो वो उसको बोलते हैं मार्की। तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि वो अट्रैक्टिव हो, इस फॉर्म में हो जैसे कि देखते हैं हम मैकडोनल्ड्स लिखा होता है बड़ा बड़ा, तो वो अलग से ही हमें दूर से पता लग जाता है कि मैकडी है यहाँ पर, ठीक है। तो वो है। इसके अलावा यहाँ पर फ्रंटेज की अगर बात करें तो जो रूफ के नीचे जो एरिया है वो है यहाँ पर एंट्रेंस के पास की बात कर रहा है यहाँ पर। तो वो भी ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर रिस्पॉन्ड करे, कस्टमर को अच्छा लगे, ठीक है। इसके बाद है डिस्प्ले विंडो। डिस्प्ले विंडो जो है वो क्या है कि जहाँ पर आप, वो मिरर लगा होता है और वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स जो है, जो बेहतर प्रोडक्ट्स होते हैं उस स्टोर के, वो वहाँ पर लगाए जाते हैं। तो जैसे मैन्युकिन या डमी बोल सकते हो आप, वहाँ पर डिस्प्ले होते हैं ज़्यादातर क्लोथिंग ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो बहुत अट्रैक्टिव और आई कैचिंग जो है क्लोथ्स उनको पहनाए जाते हैं, ताकि जो है कस्टमर बाहर से ही डिस्प्ले विंडो से ही अट्रैक्ट होकर आ जाए स्टोर के अंदर, ठीक है। तो ये थे एक्सटीरियर्स। इसके बाद है स्टोर इंटीरियर्स। स्टोर इंटीरियर्स जो है उसको 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया है। पहला है स्पेस प्लानिंग, दूसरा है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक्स, और तीसरा है स्टोर लेआउट। जो फर्स्ट है हमारा स्पेस प्लानिंग। स्पेस प्लानिंग क्या है कि स्टोर के अंदर जो स्पेस है ना उसको कैसे मैनेज किया हुआ है आपने, वो यहाँ पर है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही ये करना चाहिए। 2 चीज़ें हैं,
क्या है वो जो डिटरमिन करनी है। पहला है द लोकेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ होगा ये प्लान कर लीजिए। दूसरा है द लोकेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स विद इन ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में कौन सा प्रोडक्ट कहाँ रखोगे ये डिसाइड करना है, ये स्पेस प्लानिंग है। इस तरीके से ये मैनेज करना है कि आपके लिए, अगर आप सेल्फ सर्विस नहीं है अगर स्टोर में, तो आप फटाफट से उठाकर दे दो, इस तरीके से होना चाहिए। और अगर सेल्फ सर्विस है तो कस्टमर के लिए ढूंढना आसान हो जाए, इस तरीके से स्पेस को मैनेज करना है आपने। स्पेस प्लानिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है प्रॉफिटेबिलिटी को ओवरऑल बढ़ाने के लिए स्पेस प्लानिंग जो है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, तो आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें तो वेरियस सेक्शंस होते हैं किसी रिटेल स्टोर में, जैसे कि एक सेक्शन जेंट्स का हो सकता है, एक लेडीज़ का, एक किड्स का हो सकता है। फिर उनको भी बाद में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि किड्स की अगर हम बात करें तो बॉयज़ के लिए अलग सेक्शन बना दिया, गर्ल्स के लिए अलग सेक्शन बना दिया, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है स्पेस प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि नोटिस नहीं होती ज़्यादा कस्टमर को, लेकिन क्या है कि हेल्पफुल बहुत है, इजी बहुत हो जाता है उनके लिए। तो इसलिए जो है ज़रूरत है आपको कि आप अच्छे तरीके से स्पेस प्लानिंग करो, ताकि अगर वो नहीं होगी ना स्पेस प्लानिंग, तो कस्टमर जो है वो एक निराश ज़रूर होगा। इसलिए स्पेस प्लानिंग ज़रूर कीजिए आप, ठीक है। सेकंड यहाँ पर आता है एटमॉस्फेरिक्स। एटमॉस्फेरिक्स के बारे में फिलिप कॉटलर ने सबसे पहले ये टर्म जो है इंट्रोड्यूस की थी। रिटेल स्टोर के अंदर का एटमॉस्फेयर जो होता है उसको इन्होंने एटमॉस्फेरिक बोला है। तो क्या होता है रिटेल स्टोर के अंदर, क्या फैक्टर्स होते हैं कि विजुअल कम्युनिकेशंस, फिक्सचर्स, फ्लोरिंग, सीलिंग, लाइटिंग, ग्राफिक्स, साइनेज और कलर्स, म्यूज़िक, सेंट, ये सब भी चीज़ें हैं ना जो एटमॉस्फेयर को बनाते हैं, रिटेल स्टोर के अंदर होता है। आप सब समझ सकते हैं क्योंकि हम सब रिटेल स्टोर्स में गए हैं तो हमें पता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये स्टिमुलेट करते हैं किसी कस्टमर को परचेज़ करने के लिए। तो अब क्या क्या हैं, जैसे इनको थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है। पहला है फिक्सचर है, जैसे तो फिक्सचर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं स्टोर और डिस्प्ले करने के लिए मर्चेंडाइज़ को। तो यहाँ पर है फ्लोर फिक्सचर्स हो सकते हैं, वॉल फिक्सचर्स हो सकते हैं। ये वुडन के, जैसे स्टील के, आयरन के, इस तरीके से बने होते हैं। जैसे कि बीन्स हो गई, रैक्स हो गए, स्टैंड्स हो गए, शेल्व्स हो गए, इनकी बात कर रहा है ये, ठीक है। तो ये फिक्सचर जो है ये आपके गुड क्वालिटी फिक्सचर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कस्टमर कोई प्रोडक्ट उठाने लगा और वो फिक्सचर ही उसके ऊपर ही गिर गया कुछ शेल्व्स में से, ठीक है, या शेल्व्स ही टूट गई या कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड है यहाँ पर फ्लोरिंग एंड सीलिंग, कि फ्लोर जो है स्टोर का, जैसे कारपेट वगैरह वहाँ पर लगा हो या मार्बल फ्लोरिंग हो, टाइल्स लगी हो, मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से एक और चीज़ यहाँ पर है कि कन्वीनियंट हो कस्टमर के लिए ट्रॉली को जो है लेकर जाना एक जगह से दूसरी जगह पर, ये ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है सीलिंग। सीलिंग जो है अट्रैक्शन क्रिएट करती है। लाइट्स जो है सीलिंग की वो ठीक होनी चाहिए, और जो एयर कंडीशनिंग वगैरह की जो लगी होती है, आप सब देखते हैं रूफ्स पर, तो वो सब चीज़ें जो है सीलिंग पर सही होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है लाइटिंग। स्टोर में लाइटिंग का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि कस्टमर को अगर लाइटिंग कम होगी तो सही, मान लो कि आप मर्चेंडाइज आपका क्लोथिंग है तो उसको सही कलर्स ही दिखाई नहीं देंगे, और क्लोथिंग ना भी हो तो हर एक प्रोडक्ट में ही हम कलर वगैरह तो सब देखना ही चाहते हैं ना प्रोडक्ट को अच्छे से, तो वो दिखेगा ही नहीं अगर हमें, तो कस्टमर जो है वो परेशान हो जाएगा उस चीज़ से, ठीक है। तो फेवरेबल इम्प्रेशन अगर आप चाहते हो आपका हो, तो लाइटिंग जो है वो बहुत अच्छी रखनी है। आप देखते हैं ना कि रिटेल स्टोर्स में कितनी अच्छी लाइटिंग होती है, स्पेशली ज्वेलरी के शॉप में देखना आप कितनी अच्छी लाइटिंग होती है। इसके बाद है ग्राफिक्स एंड साइनेज। ग्राफिक्स एंड साइनेज क्या होते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रिटेल स्टोर का एक एस्पेक्ट है ये इंटीरियर, जो कि कस्टमर को इन्फॉर्म करता है बेसिकली प्रोडक्ट के बारे में। तो उसमें ना जैसे कोई स्पेशल ऑफर दे रहे हो आप, या प्राइस जो है वो हाईलाइट करना चाह रहे हो, तो ना साइंस कुछ यूज़ करके और उसके एक बड़ा सा जैसे बोर्ड लगा दिया या कुछ इस तरीके से कुछ भी मतलब करके वो आप दिखाते हो, कम्युनिकेट करते हो, विजुअल कम्युनिकेशन बोल सकते हो आप एक तरीके से इसको। तो ये साइंस ग्राफिक्स जो है ये आप डिस्प्ले करते हो
हो स्टोर के अंदर, ठीक है। जैसे कई बार एंट्रेंस होते ही साइड पे लगा होगा या कुछ इस तरीके से होता है, तो ये ग्राफिक्स एंड साइनेज होती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल बता रहा है, जैसे थीम ग्राफिक्स का बता रहा है यहाँ पर कि क्रिसमस पर या जैसे न्यू ईयर पर स्पेशल, क्रिसमस जब होता है तो आप देखते हो कि आप स्टोर्स में जाते हो तो वो जो क्रिसमस ट्री होता है वो लगा होता है, या न्यू ईयर के टाइम पे आप देखोगे कि बैलून्स वगैरह से सजा होता है पूरा जो रिटेल स्टोर है वो है। कैंपेन ग्राफिक्स हो सकती है, जैसे कि जो करंट आपका एडवर्टीजमेंट कैंपेन चल रहा है वो उसको आप वहाँ पर हाईलाइट कर रहे हो, ठीक है, वो है। इसके अलावा प्रमोशनल ग्राफिक्स हो सकती हैं जो आप रिटेल स्टोर के अंदर चलाते रहो। ये जैसे इसने एग्जांपल भी बताया, जैसे ह्यूज सेल करके यूँ लिखा हो, और या फिर जैसे इररेजिस्टिबल ब्रॉडबैंड बजट कॉम्बो, ऐसे कॉम्बो करके कुछ आप दे रहे हो, मतलब कुछ फैसिलिटी अगर आप दे रहे हो उसको हाईलाइट करके साइंस से कुछ उस पर लिख कर वो आप हाईलाइट करते हो, वही होता है साइनेज या फिर जो है ग्राफिक्स। आप दोनों चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर को। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टोर लेआउट। स्टोर लेआउट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टोर इंटीरियर का। ये क्या है बेसिकली, होता क्या है कि किस तरीके से आपने जो चीज़ें हैं आपके स्टोर के अंदर वो अरेंज की हुई हैं, जो आप चीज़ें बेच रहे हो ना उसको किस तरीके से आपने अरेंजमेंट किया हुआ उसका, वही स्टोर लेआउट होता है। बेसिक प्लान ऑफ स्टोर होता है ये, कि कहाँ पर आप क्या रखोगे और कौन सी चीज़ें कैसे मूव करेंगी, जो ये बताता है उसी को हम स्टोर लेआउट कहते हैं। जिन स्टोर्स में स्टोर लेआउट अच्छा होता है वो ज़्यादातर देखने में आया है कि प्रॉफिट मेकिंग स्टोर्स होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टोर लेआउट आपके ऊपर आप ध्यान दो, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, और जो है बहुत सारे तरीके हैं स्टोर लेआउट जो है बनाने के, जो कि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ आपको पता लग जाएगा। इस तरीके से बनाओ और स्टोर लेआउट, ताकि चोरी होने की जो है समस्या ना आए आपको, शॉपलिफ्टिंग वगैरह और ये सब ना हो। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हो जाते हैं, तो स्टोर लेआउट अच्छा बनाकर आप इनसे भी बच सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। तो ये था स्टोर डिज़ाइन का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है स्टोर लेआउट का, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।